वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज फाउंडेशन क्लास का होगा आपका चैप्टर नंबर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था कल की क्लास के अंदर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास नंबर 3 आज आपकी होने वाली है, जिसके अंदर चैप्टर 2 कंटिन्यू हम करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास। उससे पहले सेशन को अपने दोस्तों तक आप लोग शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, सेशन को लाइक करो। फर्दर हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास को। तो देखो बच्चों, इसके बाद आ जाता है आपका रूल नंबर 24। तो रूल नंबर 24 के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र से। तो दैट इज़ द कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइज़र अंडर रूल नंबर 24। इसका मतलब क्या होता है, ऑल मेजर एक्सपेंडिचर्स या प्रपोजल्स जो हमारे होते हैं एक्सपेंडिचर के, उसको हमने एक प्रोसेस करना है केवल आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो पेपर में आपसे इतना सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो ऑल मेजर एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स हैं वो मस्ट बी प्रपोज्ड प्रोसेस्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद, तो ऑप्शंस मिलेंगे, उस ऑप्शन के अंदर आपने चूज़ करना है फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के बाद में, कंसल्टेशन के बाद में हम मेजर एक्सपेंडिचर के प्रपोजल को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो रूल 24 हमने पढ़ा दिया। अब 25 के अंदर क्या आता है कि फंड्स आपके पास कितने अमाउंट में अवेलेबल है, नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो एवरी सेंक्शन शुड इंडिकेट बजट प्रोविजन, ग्रांट, एप्रोप्रिएशन। देखो, हर एक सैंक्शन, अगर किसी चीज़ की सैंक्शन है तो वो क्या इंडिकेट करेगी कि बजट में प्रोविज़न कितना है। जितना बजट में प्रोविज़न है उससे ज़्यादा की सैंक्शन तो होगी नहीं, होगी तो एक्सेप्शनल केसेस में होगी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद ग्रांट आपको कितनी दी गई है उसके हिसाब से सैंक्शन की जाती है। एप्रोप्रिएशन हुआ है या रीअप्रोप्रिएशन हुआ है, नहीं हुआ है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है जब फंड्स की अवेलेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं या सैंक्शन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है, अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि अगर बजट ही अवेलेबल ना हो तो सैंक्शन शुड क्लियरली स्टेट दैट एक्सपेंडिचर इज सब्जेक्ट टू फंड बीइंग प्रोवाइडेड। तो जब भी आप प्रपोजल बनाओगे तो आप उसमें यही बताओगे, देखो अगर बजट की प्रपोजल है तो आप बताओगे कि इतने रुपीस का फंड था जो डिमांडेड है, हमारी रिक्वायरमेंट है। तब बच्चों आप एक ही चीज़ बोलोगे कि जब भी हमें फंड प्रोवाइड किया जाएगा तो हम उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करेंगे। ठीक है, उस खर्चे को इनकर करेंगे अकॉर्डिंग टू फंड्स बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका 26 में ड्यूटीज़ ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर्स। तो देखो, जो भी ड्यूटीज़ होती हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की रूल नंबर 26 के अकॉर्डिंगली, उसमें सबसे पहले तो यही इंश्योर करना है कि एक्सपेंडिचर है वो बजट के दायरे में रहे। दूसरा, जितनी भी मनी खर्च हुई है वो इंटेंडेड पर्पज़ रहे, पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व किया जाए, इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल दिखता हो आपके एक्सपेंडिचर के अंदर, वेस्ट एंड इरेगुलरिटीज़ भी रोकी जाए, ये चीज़ मेंशन की जाती है इसके अंदर। ठीक है, वेस्ट एंड इरेगुलरिटीज़ आर प्रिवेंटेड। इसके बाद बात करने वाले हैं डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सैंक्शन की। इसके अंदर क्या होता है, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सैंक्शन, कि सैंक्शन कुल मिला के उस दिन से इफेक्टिव मानी जाती है जिस डेट से इशू हो जाती है। ठीक है, अगर आपने कोई टेम्परेरी पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसकी सैंक्शन की अगर आप बात करोगे तो डेट ऑफ क्रिएशन से और ड्यूरेशन, दो चीज़ें बताना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पोस्टें क्रिएट करते हो तो आप बताओगे ना कितनी पोस्टें क्रिएट करने वाले हो और कितने टाइम के लिए करने वाले हो, ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्पेशल मैटर्स का हम जब डिस्कशन करते हैं तो क्लियर है आपको कि सबसे बड़ी अथॉरिटी फाइनेंशियल मैटर्स में एक इंस्टीट्यूट के अंदर फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र के बाद सबसे बड़ी जो डिस्कशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए, एडवाइजिंग के लिए यूनिट होती है फाइनेंशियल मैटर्स पे, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। तो विदाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ जो हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या नहीं कर सकती, ना तो लैंड को ग्रांट कर सकते हैं, ना मिनरल्स को लीज़ पे दे सकते हैं, ना रेवेन्यू को रिलिंक्विश कर सकते हैं, ना सर्टेन कंसेशंस जो हैं, डिस्काउंट्स हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये स्पेशल मैटर्स हैं, इसमें आपको फाइनेंशियल जो
कंसल्टेशन है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद ही आप लोगों ने करना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं? लैंड ग्रांट करना, लीज मिनरल राइट करना, रिलिंक्विश रेवेन्यू करना और ग्रांट सर्टेन कंसेशंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस। अब देखो, सैंक्शंस अगर मान लो हो जाती हैं तो उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी? तो जो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं, आपके इंस्टीट्यूट के अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको मिनिस्ट्री की तरफ से करस्पॉन्डेंस होती है, चाहे वो बाई लेटर हो या मेल हो। तो आजकल आप देखोगे या तो ई ऑफिस के थ्रू होता है या मेल के थ्रू होता है। तो उनको है करस्पॉन्डेंसेज मिलेंगी, ऑडिट ऑफिसर्स को मिलेगी और अकाउंट ऑफिसर को मिलेगी। ठीक है, और जो सैंक्शन होगी ना, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि कितने रुपीज़, वर्ड्स में, फिगर में, दोनों में लिखा होगा। और कोई कंकरेंस डिटेल्स हैं वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। किसके अंदर मिल जाएंगे? सैंक्शन के अंदर। ठीक है, तो जब भी सैंक्शन होती है उसकी कम्युनिकेशन को रूल नंबर 29 के अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले जो आपकी मिनिस्ट्री है वो आपके डिपार्टमेंट यानी इंस्टीट्यूट के अकाउंट ऑफिसर को या ऑडिट ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और साफ साफ शब्दों में उसके अंदर मेंशन होगा कि हाउ मच द अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स आर सैंक्शनड फॉर योर एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके अंदर। रूल नंबर 30 आ जाता है। अब इसमें सैंक्शन तो हुई, लेकिन वो सैंक्शन लैप्स हो जाएगी। कब लैप्स हो जाएगी? सीधी सीधी बात है, अगर आपने कोई भी 12 महीने के अंदर पेमेंट नहीं की है तो वो सैंक्शन ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। तो आपको एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपने टाइम पीरियड बताइए कि भाई विद इन कितने दिनों तक पेमेंट अगर नहीं होती है तो इट्स डीम्ड एज लैप्स ऑफ सैंक्शन, वो आपका सैंक्शन का लैप्स मान लिया जाता है। तो इसका आपको आंसर देना पड़ेगा 12 मंथ्स। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कैसे हैं कि भाई देखो, अगर लैप्स हो गई है या तो आप फ्रेश, मतलब कुछ नहीं है, ये इसी के अंदर है बच्चों। ठीक है, कि जो आपकी फ्रेश सैंक्शन है वो कब लैप्स होगी? अगर 12 महीने तक आप यूज नहीं करते हैं तो। अब एक्सेप्शनल केसेस यही है, अगर उसमें वैलिडिटी स्पेसिफाइड हो, परचेज ऑर्डर टेंडर ऑलरेडी प्लेस हो, एक्सपेंडिचर टाइड टू अ फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में एक्सेप्शन है, तब आपकी सैंक्शन को लैप्स में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अब आपको हमने बेसिकली बताया कि सैंक्शन को लैप्स कब माना जाएगा। पता लग गया आपको, 12 मंथ तक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर सेपरेटली वैलिडिटी लिखी है तो सैंक्शन को लैप्स नहीं माना जाएगा। अगर परचेज ऑर्डर या टेंडर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, प्लेस्ड है, तो उसको लैप्स में नहीं माना जाएगा। या एक्सपेंडिचर किसी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ईयर से जुड़ा हुआ है तो लैप्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आप लोगों को फोकस रखना है, याद रखना है कि एग्जामिनेशन के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रूल 31 के अंदर कुछ रिकरिंग सैंक्शंस हैं जो लैप्स नहीं होती। एक तो सैंक्शन अलाउंसेस होते हैं बच्चों, एक एडिशंस टू अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, कि अगर कोई परमानेंटली इस्टेब्लिश्ड है चीज़ें, उसके अंदर अगर कोई चीज़ें की एडिशन या ऑल्ट्रेशन आपने करानी है तो उसके अंदर आपको सैंक्शन है जो लैप्स नहीं होता है। एक तब नहीं होता है जब आपके जितने भी अलाउंसेस हैं सैंक्शनड हो चुके हैं, वो लैप्स नहीं होंगे। राइटिंग ऑफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑडिट के डिसअलाउंसेस, ओवर पेमेंट्स और सेल्फ फॉलो DFPR प्रोविजंस। ये राइटिंग ऑफ के मैटर्स हैं कि अगर आपने ऑडिट के जो कंसिडरेशन है उसको डिसअलाउ किया तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओवर पेमेंट अगर आप कर देते हैं, सैंक्शन है, आपने उसकी ओवर पेमेंट कर दी विदाउट प्रायर सैंक्शन, तो भी आपका राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित सीधा सीधा इन्होंने लिखा है कि भाई इस चीज़ से अगर बचना है तो DFPR के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये DFPR क्या होता है थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट करके बताना व्हाट इज़ DFPR। हमने पढ़ाए हुए हैं आपको DFPR बैच के अंदर। ठीक है, अब आ जाता है आपका लास्ट पार्ट जो इस जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसमें है डिफाल्केशन एंड लॉसेस। आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना, पेटी लॉसेस,
तो पेटी लॉसेस कौन से लॉसेस होते हैं बच्चों? जिन लॉसेस की रिपोर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेस देन 10,000 होता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो पहला आ जाता है रिपोर्ट करने के लिए लॉसेस को। तो देखो, तुरंत आपने रिपोर्ट करनी है अगर कैश का लॉस है, स्टोर का लॉस है, स्टैंप का लॉस है, प्रॉपर्टी का लॉस है, रेवेन्यू की शॉर्टेज है, तो तुरंत आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये रिपोर्टिंग जाएगी किसको? डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, हायर अथॉरिटीज़ को जाएगी, ऑडिट ऑफिसर को जाएगी, और जो आपके अकाउंट के जो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनको जाएगी ये। ठीक है, रिपोर्ट 2 स्टेज में सबमिट होती है, इनिशियल रिपोर्ट और फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को कितने स्टेजेस में सबमिट किया जाता है? इनिशियल रिपोर्ट में और फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रूल नंबर 34, जिसमें फायर और थेफ्ट के बारे में, फ्रॉड के बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर लॉस आपके 50,000 से ऊपर हैं तो उनको आपने रिपोर्ट करना है। किस केस में हो जाएंगे? या तो फायर के केस में, या थेफ्ट के केस में, या फ्रॉड के केस में। अब ये रिपोर्ट करने किसको है? तो डायरेक्टली लिखा है पुलिस को रिपोर्ट करना है। ठीक है, अगर कोई फायर लग जाती है, फायर से 50,000 से ज़्यादा का लॉस है, तो तुरंत आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है। कोई चोरी हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाती है, तो भी आपने पुलिस कंप्लेंट करनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का लॉस है जो 50,000 से ऊपर है। अब या तो वो बाढ़ की वजह से हो, या अर्थक्वेक की वजह से हो, या साइक्लोन की वजह से हो, या फायर की वजह से हो, तो तुरंत आपने रिपोर्ट करना है। तो ये उसी क्वेश्चन का एक तरह से एडिशन है जिसको हमने अलग से समझा। ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर लॉस की बात है। ठीक है, डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट शुड बी सेंड टू। अब आपने क्या है, रिपोर्ट जो है कर दी है पूरी, अब उस चीज़ की आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। किसको? जो इंस्टीट्यूट है आपका। अगर आपके मान लो कहीं पे थेफ्ट हुआ है या फायर लगी है तो आपको इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। तो जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को जानी चाहिए, ऑडिट को जानी चाहिए, और ऑडिट जो पे और अकाउंट का ऑफिसर है उसको जाना चाहिए। ठीक है, किस किस को जाना चाहिए? गवर्नमेंट को जाना चाहिए, ऑडिट ऑफिसर को जाना चाहिए, और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को जाना चाहिए डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट। ठीक है, खुद की जिम्मेदारी क्या है आपकी? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अंदर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फ्रॉड के केस में है कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है अगर लॉस होते हैं फ्रॉड की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इस पे जो है चल सकती हैं अगर फ्रॉड और नेग्लिजेंसी की वजह से लॉसेज हुए हैं तो। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट नहीं है, इसको हम कट कर देंगे, थर्ड पॉइंट नहीं है बच्चों ये। चलो, प्रॉम्प्ट डिस्पोजल। भाई अब डिस्पोजल कैसे करना है? तो जितने भी लॉसेज हुए हैं उनको फाइनलाइज करना है बहुत जल्दी। कैसे? कि भाई किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो किसकी वजह से लॉस हुआ, या उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लो जिसने लॉस किया, और इंटरनल जो कंट्रोल है उसको बढ़ाओ ताकि थेफ्ट, फायर और इस तरह के इंसिडेंट्स हैं जो हो ना सके। तो इसको प्रॉम्प्ट डिस्पोजल का मतलब है त्वरित एक्शन, बहुत जल्दी उसका एक्शन लेना, उसको ख़त्म करना। तो रूल 38 बोलता है लॉसेस तुरंत फाइनलाइज होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद पार्ट 4 है, सॉरी ये अभी पार्ट 3 पढ़ा है, वो आपका लास्ट वन था, सेकेंड लास्ट था, एंड दिस इज़ द लास्ट वन, सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड। अब जो रिकॉर्ड है वो रूल 39 के अकॉर्डिंगली आप सबमिट करोगे और अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर को जाएगा। हाँ भाई, उसको कौन कौन सा रिकॉर्ड जाएगा? सारे रिकॉर्ड, सारे डॉक्यूमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन। आप ऑडिट को मना नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो ये ऑब्जर्वेशन बनेगी, ये आपका डिटेल्ड जो है आपकी कमियां निकालेंगे, आपके पैरा हैं जो जनरेट होंगे, किसको लेके? नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड को लेके। ठीक है, सबसे बड़ा जो ऑडिट का वेपन होता है वो यही होता है। अगर आप मना कर रहे हो डॉक्यूमेंट सबमिट दिखाने से उनको, तो वो बनाएंगे आपका नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सारा रिकॉर्ड, सारे डॉक्यूमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सबमिटेड टू ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर फॉर इन्फॉर्मेशन। रूल 40 में पढ़ते हैं कोई भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी में विद होल्ड, रोक सकती है बुक्स को, फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, अगर ऑडिट एंड अकाउंट्स आपका रिक्वायर करता है ये चीज़ें। ठीक है, 41 के अंदर आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें आती है, अगर आप देखो आपकी सीक्रेट फाइल है या टॉप सीक्रेट फाइल है, अब आप इसको कैसे करोगे? अब आप इनको पर्सनली दे के आओगे हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस
हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इसके अंदर सीक्रेट्स हैं, टॉप सीक्रेट्स हैं, तो कोई और डीलिंग हैंड होगा, कोई और आपके सेक्शन ऑफिसर या एएसओ होंगे, आप उनको ये नहीं दे सकते। आपको डायरेक्टली हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस इनको प्रोवाइड पर्सनली कराना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही आप उनको हैंड ओवर करोगे, ठीक है, एज पर रूल। चलो, अब ये लास्ट जो पंच है इस क्लास का वो यही रहता है कि जो हमने आपको रूल पढ़ाए उसमें से इम्पोर्टेंट रूल एक बार फिर हम आपके साथ रिवाइज करेंगे। गवर्नमेंट रिसीट रूल नंबर 7, पब्लिक अकाउंट बात करता है रूल नंबर 8 के अंदर, कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़ बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 9 के अंदर। इसके बाद आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ आता है रूल 12 के अंदर, रेवेन्यू ओनली आफ्टर रियलाइजेशन आता है रूल 13 के अंदर, स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी ये 21 के अंदर आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने हाईलाइट भी किया है, नो एक्सपेंडिचर विदाउट सैंक्शन 22, और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 23 आपका, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट है इसके बाद? 23, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। 26 में ड्यूटी बात करते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर की, 29 में कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस की बात होती है। इसके बाद रूल नंबर 30 में लैप्स ऑफ द सैंक्शन की हम लोग बातें कर लेते हैं। रिपोर्टिंग लॉसेस 33 के अंदर, पुलिस रिपोर्ट फॉर लॉसेस अबव ₹50,000, तो ये आता है रूल नंबर 34 के अंदर। रूल 37 में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉसेस की, ये डिस्कस करते हैं। रूल 39 के अंदर ऑडिट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लास हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट चैप्टर अभी देखोगे फिनिश हो चुका है आपका। 3 क्लासेस के अंदर 2 चैप्टर्स आपके जीएफआर के अच्छे से हमने कवर किए, ठीक है। वीडियोस इजीली अवेलेबल है, आप देख पाओगे। बाकी इनसे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़ वो हम एडवांस कोर्स के अंदर ही बच्चों से डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी 10 एमसीक्यूज़ हम इन क्लासेस से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, और आज की ये क्लास के बाद आपको चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हम शेयर कर देंगे बहुत जल्दी आपके साथ में, ठीक है। तो देखो इसी तरह से ये क्लासेज हैं बच्चों हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। बस आपने क्या करना है, कंसिस्टेंसी बनानी है क्लासेस में पढ़ने में, तभी आप आने वाले टाइम के कंपटीशन को फाइट कर पाओगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप आपको पता है नंबर हमारा नीचे गिवन है यहाँ पे 8307314291, इस पर आप हमें पर्सनली चैट कर सकते हो, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हो, ठीक है। कॉल इस पर अलाउड नहीं है, ना वॉइस कॉल अलाउड है, ना वीडियो कॉल अलाउड है। तो प्लीज़ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है आपकी यहाँ पे रेज़ कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे क्लास नंबर 4 के साथ, एंड दिस इज़ द फाउंडेशन बैच ऑफ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू एंड सी यू सून।